अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरी। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब में आशोब चश्म वबा में शिद्दत आ गई। 90,000 से जायद मरीज आशोब चश्म से मुतासिर। हुकूमत ने कराची के बिजली सार्फिन पर बिजली का एक और बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली मजीद 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आलूदगी की, और लाहौर ने अब पहला नंबर हासिल किया है। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है, जिसके बाद सीटीओ लाहौर के हुक्म पर माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग की रोकथाम के लिए शहर भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। दूसरी जानिब मुमकिन स्मॉग के पेश नजर आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग से इंसानों को सांस लेने में दुश्वार, गले की बीमारियों का भी अंदेशा रहता है। दूसरी जानिब फजाई आलूदगी में लाहौर ने कराची को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया भर में लाहौर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। लाहौर कराची को पीछे छोड़ते हुए आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फजाई आलूदगी के बायस एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा नंबर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में फजाई आलूदगी में इजाफे से पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल कम हो रही है। इंडेक्स के मुताबिक फजाई आलूदगी पाकिस्तान में सेहत के लिए दूसरा सबसे अहम खतरा है। बुनियादी तौर पर दिल की बीमारियां सबसे ज्यादा खतरे की अलामत है। आलूदगी में इजाफे से दिमागी सेहत के कई अमराज भी लाहक हो सकते हैं, जिनमें एंजाइटी और डिप्रेशन शामिल है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दुनिया की आबादी का 25% है। यहाँ सबसे ज्यादा आलूदगी पाई जाती है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी इस खित्ते में मुकीम है, जहाँ फजाई आलूदगी की सालाना औसत WHO की मुकर्रर करदा हद से ज्यादा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पार्टिकुलेट मीटर PM 2.5 की सालाना औसत सतह 5 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से कम रहनी चाहिए। इसके अलावा 24 घंटे की औसत 15 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मगर पाकिस्तान की 98.3% आबादी इन इलाकों में मुकीम है, जहाँ सालाना औसतन फजाई आलूदगी पाकिस्तान के कौमी फजाई मयार और आलमी इदारा सेहत की जानिब से तय करदा फजाई आलूदगी की गाइडलाइन से ज्यादा है। रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, हमें ज्वाइन किया है अली शराज ने, रिपोर्टर हैं, हमारे खुसूसी नुमाइंदे हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। उनसे भी इस हवाले से जानेंगे कि वजूहात क्या हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। गुफ्तगू का आगाज़ अली शराज आपसे मैं करना चाहूँगा। हमने देखा है कि जूं सर्दी की जानिब बढ़ता है मौसम, और ये अब की बात नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होने लगता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजीद ख़राब से ख़राब तर होता चला जाता है। इस हवाले से इक़दामात भी उठाए गए गुज़िश्ता कई सालों में। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना, दीगर क्रैकडाउन किए गए, इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, लेकिन कोई मुस्बत असरात नज़र नहीं आए इसके अभी तक। जी बिल्कुल, शहर लाहौर जिसको बागों का शहर कहा जाता था, अब ये आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दिया जाता है। आज भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर इस वक्त रावलपिंडी और फैसलाबाद से भी ऊपर है। और यही वजह है कि लाहौर में क्योंकि एक तो ट्रैफिक का दबाव जो है वो आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जबकि इसके साथ साथ अगर आप रिंग रोड का इतराफ़ अभी कभी दौरा करें तो आपको पूरे रिंग रोड के ऊपर कमर्शियल हब्स नज़र आते हैं, जिसमें फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियल जोन जो है वहाँ पे काम करते हैं। आपको साफ़ धुआं जो है वो बाहर निकलता दिखाई देता है। और जो भट्टे हैं, जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, इनको अरसा दराज से एक ही बात सुनने में आती है कि इसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे जो है मुंतकिल किया जाना है, लेकिन अभी तक वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं हो सके। जबकि तमाम इंडस्ट्रियों के अंदर बाकायदा तौर पर जो फ्रेंडली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को फ्रेंडली करने के लिए जो धुआं निकलता है उसके लिए इकदामात किए जाने थे, वो भी नहीं हो सके। सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं,
उस ट्रांसपोर्ट के अंदर आप बहुत सारी ऐसी गाड़ियां देखेंगे, जिस तरह लाहौर से कसूर या दूसरे शहरों में जाने वाली जो गाड़ियां हैं, वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों के ऊपर फिरती हैं, और चलान जो होते हैं वो आम प्राइवेट गाड़ियों के चलान होते हैं। आम प्राइवेट गाड़ियां तो वैसे ही माहौल दोस्त गाड़ियां, आप जितनी भी गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये वैसे ही माहौल दोस्त गाड़ियां जो हैं यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो होती है, और ट्रैफिक स्लो होने की वजह से धुएं का फ्लो जो है ज़्यादा इकट्ठा होता है और आपके माहौल को जो है वो बुरी तरह मुतासिर कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने दरख्त लगाने थे, बहुत सारे मकामात के ऊपर से जब दरख्त काटे गए और कंक्रीट बिछाई गई, बहुत सारी सड़कें पक्की कर दी गई, तो वहाँ पर जो दरख्तों की क्वांटिटी उतारी गई उस तादाद से लगाई भी नहीं गई, जिसकी वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिन ब दिन ऊपर जाता है। और ये हर साल जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि अगर आज 112 एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर से रिकॉर्ड किया गया है, तो ये कल को 400 प्लस भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर में देखने में नज़र आएगा। इसकी जो ज़्यादातर जो लोग प्ली इख्तियार करते हैं कि या जिसको कहते हैं कि कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, वो कहते हैं जी कि भारत की जानिब से जो है वो फसलों को बकाया जात को जलाया जाता है, फिर उसका धुआं जो है वो लाहौर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसके इंतजामात भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक अरसे से जब ये बात सबके सामने है कि इस मौसम के अंदर ये सारा कुछ होता है, तो बिल्कुल अली शहराज, हुकूमत अपनी तई जो है वो इकदामात कर रही है, और जिस तरह से आपने ही बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माना करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं कि माहौलियाती आलूदगी बेसिकली है क्या। तो हमारे साथ सैयद मोहम्मद अजमल साहब मौजूद हैं। सर, अगर हम माहौलियाती आलूदगी की बात करें तो दुनिया भर में इस हवाले से बात होती है, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि सेमिनार्स का इनकाद किया जाता है, लेकिन न होने के बराबर सेमिनार्स होते हैं और ना ही आवाम को उस तरह से शऊर दिया जाता है। मजीद क्या इकदामात करने चाहिए ताकि हम माहौलियाती आलूदगी को समझ सकें कि बेसिकली ये है क्या और इसका सद्देबाब क्या हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बड़ी जल्दी शुरू कर दिया। ये तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये हम जब जब प्रोग्राम लेके शुरू करते हैं तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि स्मॉग जो है ना दो किस्म की, एक प्राइमरी स्मॉग और एक सेकेंडरी स्मॉग। प्राइमरी स्मॉग जो अभी अली शहराज साहब ने बताया, वो सारी डिटेल मैं रिपीट नहीं करूंगा, उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से बता दिया। ये सारा साल चलती है, और जब ये कंडेंसेशन और ये ठंड वाला प्रोग्राम शुरू होता है, फिर सेकेंडरी स्मॉग ये ऊपर जाके जितने गंद बला आपस में मिलके एसिडिक रेन बना देते हैं, और जो फिर 3 महीने हमारे ये कोविड से भी ज्यादा मोहलिक साबित होती है। और इसमें कसूरवार हम आवाम भी हैं और डिपार्टमेंट भी हैं, सारा साल सोए रहते हैं, और फिर जब स्मॉग आ जाती है और फिर हम ये शुरू हो जाते हैं। अब कोई फायदा नहीं होगा, ये जो हम मेजर्स ले रहे हैं अब इसका सिर्फ वक्ती तौर पे कोई रेमेडीज होगी। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स और अवेयरनेस है। अवेयरनेस का काम तो आप बहुत अच्छा कर रही है, बट लेट, ये सारा साल होना चाहिए। दूसरा आपका प्रिवेंटिव मेजर्स, हमारा एक ही महकमा है, एनवायरनमेंट महकमा, जिसमें टेक्निकल बंदा कोई नहीं है, सारे नॉन टेक्निकल बंदे बैठे हुए हैं, और वो दफ्तर ही दे आर स्लीपिंग। ना उन्होंने स्मॉग एक्ट बनाया, ना एनवायरनमेंट एक्ट बनाया, और ना अगर आप शंघाई स्मॉग एरिया देखें या लॉस एंजलिस, उन लोगों ने एक्ट बना के कंट्रोल किया, जबकि हम पिछले 10 साल से सिवाय बातें करने की, और अभी शहराज ने बड़ी अच्छी बात की, दरख्त काटे जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं, और दरख्त लगाने का महकमा जंगलात है, जिसको बिल्कुल शामिल ही नहीं किया जाता इस मुहिम में। और ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट विदाउट वो असेसमेंट जो देते हैं। अजमल साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि दरख्त लगाने के हवाले से भी जो है वो बाकायदा तौर पर कोई प्लानिंग नहीं है। इसी पर मैं अली शहराज आपसे बात करना चाहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट में भी स्मॉग के हवाले से केस गुज़श्ता दिनों ज़ेर समात रहा है। दरख्त काटने या लगाने के हवाले से वहाँ पर भी जो है वो रिमार्क्स भी दिए गए हैं। अभी मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, वो काफ़ी इस हवाले से भाग दौड़ कर रहे हैं। आज की ये खबर है कि मॉल रोड को मॉडल रोड बनाने का ये प्लान उन्होंने स्टार्ट किया है, वहाँ पर दरख्त भी लगाए जाएंगे, ग्रीनरी की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद क्यों है इक़दामात? शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तब भी ये कहा जाता था कि शायद उनका पंजाब सिर्फ लाहौर है। मोहसिन नकवी के लिए भी शायद कुछ इसी किस्म की सूरत हाल।
جی یہ لاہور شہر جو ہے اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی، وہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وزیر اعلیٰ لاہور ہیں، اور ان کا کیونکہ ٹوٹل فوکس بھی لاہور ہے، اور لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں سے آپ کی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہیں، اور آپ لوگوں کو سکرین پہ بھی نظر آتے ہیں، آپ کی کارکردگی بھی نظر آتی ہے. اسی وجہ سے چھوٹے شہر جو ہیں کافی جگہوں پہ اگنور ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات کی جا رہی ہے مال روڈ کی کہ مال روڈ کو جو ہے وہ انوائرمنٹ کے حساب سے بڑا بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ درخت لگائے جائیں گے. مال روڈ پہ تو پہلے ہی بہت سارے درخت ہیں، لیکن وہاں پہ جو بلڈنگز ہیں اور جہاں پر جو ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پر جو گاڑیوں کا فلو ہے، جتنی کنجسٹڈ مال روڈ ہو چکی ہے اور گاڑیوں کا رش رہتا ہے، اس رش کو کم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ روڈ جو ہیں وہ بنانے ضروری ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مال روڈ کے اوپر اتنی ٹریفک ہے کہ وہاں پر جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں یا سگنلز پہ کھڑی ہونے والی، یا تو اس کو سگنل فری روڈ کلیئر کیا جائے تاکہ گاڑیوں کی بریک نہ لگے، گاڑیاں اکٹھی نہ ہو اور وہاں پر دھواں اکٹھا نہ ہو اور پولوشن نہ بنے. اگر درخت لگانے ہیں مال روڈ پہ، لاہور کا سب سے اہم پوائنٹ جو مال روڈ ہے وہ پورا درختوں سے جرمٹ سے بھرا ہوا ہے، اور دونوں اطراف نہیں بلکہ 3 جگہوں پہ یہ درخت ہیں، سڑک کے لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ اور سینٹر پہ جو گرین بیلٹ ہے وہاں پہ بھی درخت ہیں. وہاں پہ درختوں کا ایشو نہیں، وہاں پہ صرف ٹریفک کا ایشو ہے، اور وہاں پر لوگوں کا گزر اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پولوشن جو ہے گاڑیوں کی وجہ سے پھیلتی ہے. اور صرف مال روڈ نہیں، لاہور کے گرد و نواح میں بہت ساری آبادیاں ہیں. یہ پولوشن جو ایئر کوالٹی انڈیکس جب اوپر جاتا ہے تو یہ انسان کو ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے ماحولیاتی آلودگی جو ہے صحت کے ساتھ کھیلتی ہے، اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. لیکن یہ بات جو ابھی وہ کر رہے تھے کہ یہ 1 سال پہلے یا جب ہر سال جب ایئر کوالٹی انڈیکس اوپر جاتا ہے تب ہمیں یہ سارے اقدامات نظر آتے ہیں. جب اس کے بعد جب تھوڑا سا ماحول کلیئر ہوتا ہے، ماحول دوست ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب یہ سارے اقدامات کرنے چاہیے. درخت جو ہیں لگانے بہت ضروری ہیں، لیکن لاہور شہر کی جو اب نئی آبادیاں ہیں، جس طرح جوہر ٹاؤن کی آبادی ہے، ولنشیا ٹاؤن کی آبادی ہے، اس طرح آپ اگر بات کریں رائیون روڈ کی تو ساری آبادیاں جو ہیں ان پلانڈ جو ہے وہ آبادیاں بھی بنائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مزید ایشوز بھی کریٹ ہو رہے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے، ورنہ مزید اس پر جو ہے وہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. علی شراز بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سید محمد اجمل رحیم صاحب آنے والے پروگرامز میں بھی آپ سے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے، خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گیلپ کے جولائی میں کرائے گئے سروے کے مطابق پاک فوج کی مقبولیت سب سے زیادہ 88% ہے، اور سروے کے مطابق عوام کو میڈیا اور عدالتوں پر 56% اعتماد ہے، اور عام طور پر سیاستدانوں پر لوگوں کا اعتماد صرف 39% ہے. جہاں عوام کو پارلیمنٹ پر 47% اور الیکشن کمیشن پر 42% بھروسہ ہے، پولیس پر عوام کو 54% اعتماد ہے. بھروسے کے لحاظ سے میڈیا اور عدالتوں کی ریٹنگ اور سکور بہتر ہے اور یہ 56% ہے. سروے میں سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں. فوج کے معاملے پر 88% عوام نے اطمینان کا اظہار کیا. پنجاب میں فوج کی مقبولیت کی سطح 90% ہے. اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں 88% ہے، کے پی میں 91% ہے. اور اگر عوام کے اندر پاک فوج کی مقبولیت کا بڑھتا ہوا گراف جو ہے وہ اس بات کی ذیشان دلیل ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ پاک فوج سے محبت کرتی ہے اور آج بھی جو تعلق ہے وہ مضبوط ہے. گیلپ کا یہ سروے ہے جس کی یہ تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور اس کے مطابق 88% عوام پاک فوج پر اعتماد کرتے ہیں، اور کوئی بھی مشکل صورتحال ہو، کوئی سانحہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی آفت آن پڑے تو ایسے میں صرف پاک فوج ہی ہے جو کہ قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہے اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتی ہے. سیاستدانوں کے حوالے سے دعوے تو بہت ہیں. سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں لہٰذا عوام کا ان پر بھرپور اعتماد ہے، لیکن اس سروے میں اس قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی جو ہے وہ عکاسی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ سیاستدانوں کے لیے پریشان کن صورت ہے، پریشان کن ہے. لیکن اگر ہم پاک فوج کی ذیشان بات کریں تو ایک طرف تو پاک فوج پاکستان کے دفاع کے لیے سرگرم ہے، تو دوسری جانب اگر ہم معاشی میدان کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی پاک فوج کے بہترین اقدامات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے ڈالر کی قدر میں بھی کمی آئی ہے اور جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ان میں کافی کمی دیکھی گئی ہے. تو پاک فوج بالکل عوام کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتی ہے، کام کرتی ہے، اور اس سے جو سروے ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاک فوج عوام کے لیے کام کرتی ہے تو عوام بھی پاک فوج پر اعتماد کرتی ہے. جی ہاں بالکل، اسی بارے میں ہم بریگیڈیئر وقار خان صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर गैलप ने सर्वे करवाया है और उस सर्वे के मुताबिक 88% जो आवाम है वो फौज पर एतमाद करती है, इत्मीनान का इजहार किया है। तो सर जो वो सियासी गिरोह था या चंद अफराद थे जो आवाम और फौज को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, इस सर्वे के बाद उनके मुंह पर तमाचा है सर ये तो? जी आई थिंक इसमें ट्रेडिशनली भी ऐसे ही रहा है। पाकिस्तान का हिस्टोरिकल रिव्यू देखें पिछले 10 साल का तो आपको यही फिगर इसमें मिलेंगे। इसके साथ एक और जो आई थिंक इंटरेस्टिंग सर्वे है ये लास्ट ईयर हुआ था, वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ने किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था मुख्तलिफ अक़वाम से जी के कौन लोग हैं जो कौन सी कौमें जो अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान टॉप पे है, उसमें 96% है। और अगर आप बाकी कंट्रीज देखें लाइक इटली, जर्मनी, जापान वगैरह, ये तकरीबन 20-25% है। इस तरह एशिया में थोड़ा सा ज़्यादा है। सो एक तो इसमें आपको नज़र आएगी अटैचमेंट है फॉर द नेशन विद द कंट्री टू फाइट, एंड देन ऑफ कोर्स अगर वो लड़ने को तैयार हैं इसका मतलब वो अपनी आर्मी को भी बैक करते हैं। और ये सर्वे मेरे हिसाब से तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया और उसको हाइम्स ऑफ हेट भी मैं कहता हूँ कि बेसिकली पिछले 8-9 महीने में एक ऐसा नैरेटिव कि जिसमें अवाम और फौज के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की गई। तो आई थिंक इस सर्वे के बाद चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। और ऑन ग्राउंड भी अगर आप देखें जिस तरीके से आर्मी ने, बाकी एयरफोर्स, नेवी, वॉर ऑन टेरर है या बाकी इंटरनेशनल लेवल पे इनके ऑपरेशन हैं, आवाम की हमेशा सपोर्ट रही है। एंड आई एम श्योर ग्रेजुअली इसमें इजाफा होगा, बिकॉज अभी अगर आप देखें SIFC में आर्मी की मिलिट्री कमांड भी शामिल है जो इकनॉमिक फ्रंट पे भी लड़ रही है। तो इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर होंगी। तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है। ब्रिगेडियर साहब दीगर इदारों की भी बात हुई है और यकीनन वो भी सरप्राइजिंग नहीं है। सियासतदानों पर 39% लोगों का एतमाद है और इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में बात की जा रही है 42% अवाम का उस पर जो है वो भरोसा है। और शायद यही वजह है कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होने पर बहुत से सवालात भी उठ जाते हैं, उसके बाद बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी आई थिंक तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपना अपना कंडक्ट भी देखना चाहिए। और अगर ये सर्वे जो है इसके फिगर्स देखे जाएं तो उसमें इफ़ इट इज़ लेस दैन 50% तो मेरा ख्याल तशवीश होनी चाहिए, बिकॉज ये सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जुडिशरी का स्लाइटली बेटर है, लेकिन आई थिंक स्टिल इट इज़ लाइक 56%। और सियासतदानों पे और कम हुआ है। सो इट मीन्स के आपकी पार्लियामेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट नेगेटिव में तो नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक या ओवरऑल अगर अदालतों का आप देखें तो उसमें अवाम का आई थिंक एतमाद जो है उसमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और इसमें इन इदारों को खुद सोचना चाहिए कि अगर अवाम जो है इस तरह एतबार नहीं कर रही या इट डजंट थिंक कि दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करें। बट इफ़ यू कंपेयर इट विद द मिलिट्री बहुत ज़्यादा गैप है। और अगर आप सूबों को भी देखें, सूबों में भी आई थिंक पंजाब, KP, सिंध, इसमें इवन बलूचिस्तान में आई थिंक 60-65% है, विच इज़ गुड। बट डेफिनेटली इसको आप देखेंगे कि फर्दर इम्प्रूव होंगे फिगर्स जो है। ब्रिगेडियर साहब आपने कहा कि 50% से अगर नीचे है तो यकीनन तशवीशनाक है, लेकिन खुशाइंद तो ये है कि फिर अदालतों की रेटिंग तकरीबन 56% बताई गई है। हालांकि अदालतों के हवाले से भी बहुत से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा, खुसूसन जो सियासी जमातें हैं वही इस हवाले से पर्सनैलिटीज़ को, खुसूसी तौर पर जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाती हैं, अदालतों को तनकीद का निशाना बनाती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अदलिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अदलिया में ऑल्दो आई थिंक अदलिया अपने तक बहुत केसेस की कोशिश की है, लेकिन आप पेंडिंग केसेस देखें जहाँ पे आप लेट्स से डोर स्टेप इंसाफ की बात है, अब लोअर कोर्ट से शुरू करें किसी भी डिस्ट्रिक्ट से और ऊपर जाएं तो आई थिंक दे आर लाइक 2 मिलियन प्लस पेंडिंग केसेस इस वक्त पाकिस्तानी कोर्ट्स में, जो 2023 का फिगर है अभी तक। सो इट मीन्स के 20 लाख से ज़्यादा चीज़ उसमें डेफिनेटली इदारा जाती केसेस भी आ जाते हैं जो लेट्स से सिविल के बैक में खुद सेटल कर टाइम दे लैंड अप। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इस पे चीफ जस्टिस जो आए हैं नए, उन्होंने भी आई थिंक बड़ा एम्फसाइज किया है कि वी वांट टू डिस्पोज इट ऑफ और इसको बेहतर करना चाहते हैं। सो एक तो वो फैक्टर, दूसरा आ जाता है जो विलिफिकेशन कैंपेन्स हैं। आई थिंक सारी पोलिटिकल पार्टीज जब उनके फेवर में कोई डिसीजन आ जाता है तो फॉर द टाइम बीइंग वो अदलिया की तारीफ करते हैं। अदरवाइज आप यही कह रहे हैं कि सियासतदान हमेशा अपने मफाद को देखते हैं और अगर उनके फेवर में कोई फैसला आ जाए तो वो तनकीद नहीं करते, लेकिन अगर उनके अगेंस्ट कोई फैसला आ जाए तो वो तनकीद का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। सर वक्त बहुत कम है, इस पर मजीद बात होनी चाहिए लेकिन हमारे पास वक्त मुख्तसर है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब
साहब हमारे साथ मौजूद थे, का बहुत शुक्रिया। और अब कराची वालों के लिए खबर है जो कि अच्छी खबर नहीं है। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा ने मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को समरी भी इरसाल कर दी है। नेपरा के मुताबिक कराची के सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 की मद में की जाएँ। जबकि दूसरी तरफ नेपरा ने बिजली 1 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। नेपरा अथॉरिटी आदादो शुमार का तफसीली जायजा लेकर फैसला करेगी। नेपरा हुकाम ने कहा कि अगस्त में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 69 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा और इस मौके पर नेपरा ने NTDC की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया है। इसी बारे में बात करेंगे। अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिजली रोज़ बरोज़ महंगी की जा रही है, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी है, इसके अलावा दीगर इशूज़ हैं, लेकिन अवाम पर अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता चला जा रहा है। क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए कि अवाम को कहीं से कुछ ना कुछ रिलीफ मिल पाए? मेरे ख्याल में आपने जिस इदारे का जिक्र किया है नेपरा, अगर मेरा सजेशन ये है कि काफ़ी इस पर काम करने की है, सजेशन इसको बंद कर दो तो काफ़ी को रिलीफ मिलेगा। अभी तो काम कहते हैं कि हमने एडजस्टमेंट में 1 रुपया इजाफा कर दिया, 4 पे इजाफा कर दिया। ब्रिगेड इतने बड़े दफ्तर चारों रीजनल में क्या जरूरत है? तो सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर से आप अपग्रेड कर सकते हैं। एक दूसरा इस इदारे का काम है। अरशद साहब, आपकी आवाज़ हम सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से आपसे रब्ता करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो खबर है अवाम के लिए यकीनन ये अच्छी खबर नहीं है कि बिजली की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है और अवाम ने भी इस हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो अवाम का क्या है वो सुनते हैं। हाले तो बहुत जानो, बिल का तो आप अल्लाह ही मालिक है। निगरान हुकूमत भी आई, हमने सोचा था कि थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट क्या और बढ़ा रहे। किसी का किराए का मकान है, वो क्या किराया देगा, बच्चों को पढ़ाएगा या बिजली का बिल अदा करेगा। आवाम तो उसमें मर गई है, पिस गई बेचारी। 2 काम रहेंगे, या कुरान को गालियाँ देंगे या बददुआएं देंगे, बेचारे क्या करेंगे। गरीब आदमी है, खुदा का रहम करो। पहले ही अफोर्ड नहीं हो रहा था तो होल पढ़ा दी, अब क्या करें, रिलीफ कहीं भी नहीं मिल रहा। पहले 7.5 घंटे की लोड शेडिंग थी, बिल वही आते थे। अब 19 घंटे की लोड शेडिंग में बिल वही है। जो बिल के यूनिट के पैसे कम थे वो लोग नहीं भर रहे और ऊपर से यूनिट बढ़ा दिए हैं, तो इनका कोई एक्शन कौन लेगा? तो अवाम की राय आपने सुनी, उनका यही कहना है कि हम पर बोझ डाला जा रहा है। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं कि बिजली महंगी हो रही है, लेकिन सर जो सबसे मेन फैक्टर है जिस पर आजकल बात हो रही है वो ये है कि IPPs के साथ जो मुआहिदे किए गए थे उन मुआहिदों को दोबारा से रिविजिट किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस तमाम तर मामले को देखेगी और उन मुआहिदों को दोबारा से रिविजिट करेगी या उनमें कोई तब्दीली आ सकती है, और तब्दीली आने की सूरत में अवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखिए, इसमें एक आपने इदारे का कर किया जो कि बिजली महंगी करता है, नोटिफाई करता है। इसके भी मैंडेट में आता है कि ये भी इनिशिएट दे सकते हैं कि IPP से रीनेगोशिएट कर सकते हैं, स्पेशली क्लास एंड एक्ट में। लेकिन इनका काम सिर्फ ये है कि नोटिफाई कर देना कि प्राइस बढ़ी है या कम हुई है। हालांकि ये कुछ बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर था, आज से 10 साल पहले इसका हवाले किया गया था। ये आपकी इतने बड़े बदलू की कोई जरूरत नहीं है। एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, इसको इस्तेमाल करें, ये ऑटोमेटिकली प्राइस नोटिफाई कर देंगे अगर कीमत बढ़ गई है। असल में पाकिस्तान में बहुत सारे पावर सेक्टर की बढ़ाइयों का एक जड़ है, वो ये है कि जब से ये नेपरा बना है, जब से वापदा अनबंडल हुआ है, जहाँ पे अब सच्ची बात है कि पार्किंग लॉट है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जैसे चेयरमैन आए हुए हैं, ये बात आप लोगों ने या पाकिस्तान के सार्फिन को सुनना चाहिए। बिल्कुल, तमाम तर मामलात को देखना चाहिए। जो मुआहिदे गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से किए गए हैं उन्हें रिविजिट करना चाहिए ताकि रिलीफ मिल सके। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामी साल के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख फैज़ो बरक़ात और इंसानी तारीख की अज़मत के हवाले से अजीम तरीन दिन है। ये इस एतबार से अफजल है कि इस दिन कायनात रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया और जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए भरपूर तैयारियां भी की जा रही हैं। तमाम शहरों में बुलंद बाला इमारतों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। तो सबसे पहले रुख करते हैं कराची का और जानते हैं कि वहाँ पर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। दुआ शकील पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, बताइएगा।
हैं कि 12 रबीउल अव्वल दिन को जो है नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इस वक्त भी हमारे पास जो है हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस दिन जो है किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है। जी बताइए। ये जश्न चरागा मनाया जाता है, झंडे खरीदे जाते हैं, बेज वगैरह लगाए जाते हैं, अमामा शरीफ पहने जाते हैं, लेकिन आम सालों की निस्बतन इस साल बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है। इस मरतबा कारोबार बिल्कुल नहीं है और जो मामला हैं आपके सामने वर्क है, और ये हमारी अक़ीदत है कि इंशाल्लाह हम फिर भी जोश और जज्बे से मनाएंगे, हालात जैसे भी हों। इंशाल्लाह मुसलमान कभी पीछे नहीं रह सकते। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। इनका यही कहना था कि अभी से सजावटें शुरू हो गई हैं, खूबसूरत तरीके से इस मुनासबत से 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से इसको सजाया जा रहा है और इस दिन जो है वो महाफिल वगैरह भी और जुलूस वगैरह भी निकाले जाते हैं और नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ इसको मनाया जाता है। जी दुआ शकील हमें कराची से आगाह करी थी। अब फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। किरण शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताएगा यहाँ पर ईद मिलादुन नबी की मनाने के लिए क्या तैयारियाँ हैं? शहरी यहाँ पर भी घरों को सजा रहे हैं, इमारतों को सजाया क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जो हैं वो जोशो खरोश से जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के अमीपुर बाज़ार में, जहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि खूबसूरत स्टॉल्स जो हैं वो आका दो जहान की विलादत की मुनासबत से जो है वो सजाए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ सामान जो है जैसा कि बैच है, झंडियाँ हैं और खूबसूरत लाइटें जो हैं वो इन स्टॉल्स की जीनत बनी हुई हैं। शहरी आ रहे हैं और रबीउल अव्वल की तैयारी की मुनासबत से जो है यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पे फैसलाबाद की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की, तो यहाँ पे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को भी जो है खूबसूरत तरीक़ों से, मुख्तलिफ खूबसूरत लाइटों से जो है वो रोशन किया गया है। आका दो जहान की विलादत बासआदत को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों ने स्टॉल्स की तरफ रुझान भी कर लिया और उनकी ख़रीदारी में भी जो है बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया है। और रबीउल अव्वल जो है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक शहरी फैसलाबाद का बहुत ही जोशो खरोश और जज्बे से जो है वो मनाएगा। जी तो किरण हमारे साथ मौजूद थी और फैसलाबाद में बता रही थी कि तैयारियां जारी हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा कि कितनी तैयारियां हो गई? हाँ जी बिल्कुल, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लाहौर शहर में तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार लाहौर में। यहाँ पे शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या तैयारी है आपकी? सर ये हम पिछली बार भी गली सजाई थी, यानी कि इस बार भी पिछली बार से ज़्यादा पुरजोश है। इस बार हम सामान लेने हैं, इस बार जो हो सके पिछली बार से ज़्यादा करेंगे और पूरे जोशो खरोश से करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ कि किस तरह की तैयारी है, क्या सोच के आए थे, क्या खरीदा है और किस तरह से सजावट करोगे आप? हम तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है बड़ी से बड़ी सजावट हो, हमारी पूरी मोहल्ले में गली में इनाम हो हमारा कि गली सजी है। हम फिलहाल तो लड़ियाँ अभी ली हैं, अभी और सामान देख रहे हैं, कोई अच्छी सजावट लेंगे, अच्छा इंतज़ाम करें फुल जोशो के साथ। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का जोश बहुत ज़्यादा है और वही यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं बेसिकली, और मकसद ये है कि ख़रीदारी करेंगे, घरों को सजाएंगे, मोहल्लों को सजाएंगे और बहुत पुरजोश तरीके से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। जी मुल्तान की बात करते हैं। हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कि मुल्तान में क्या तैयारियां की गई हैं? नबी जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए मुल्तान में भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और इस वक्त जो है जो मुख्तलिफ स्टॉल्स और जो दुकानें सजी हैं वहाँ पर जो है वो नालैन मुबारक से मुज़य्यन जो बैजेज़ हैं, जो झंडियाँ हैं वो रखे गए हैं और जबकि जो गुंबद खिज़रा से मुज़य्यन जो है यहाँ पर परचम भी रखे गए हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ जो है वो बने हुए हैं। ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम बात कर लेते हैं। आप अगर देखें तो गुड़ मंडी में चले जाएँ, वहाँ पर सजावट सिस्टम और कोटला तो खाम एक रेलवे रोड, ये सारे से जा रहे हैं, आवाम भी इस तरह से जा रही है। लाइट का इतना ज़ोरदार काम हो रहा है। चाइना की वैरायटी, ये गुंबद खिदरा जो देखें, ये मदीना शरीफ, नालैन बाग, ये सब ये देखें, ये नई चीज़ें आई हुई हैं, वो मैं लेने के आया हूँ कि ताकि ये नई से नई वैरायटी के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत अपने ईमान को ताज़ा रखने के लिए ये हम जोशो खरोश से मनाते हैं। महंगाई भी है और क़ुव्वत ख़रीद भी शहरियों की कम है, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान में जो जोशो खरोश है वो काफ़ी दीदनी है और इस वक्त जो शहरी हैं, जो ख़रीदार हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है सरकार का यौम विलादत और भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हसन शेख मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे, ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के हवाले से बता रहे थे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। खुदा हाफिज़।